लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ ट्राइंगल्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको क्या गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो 1/4 है, तो एरिया ऑफ पी आर क्यू अपॉन बी सी ए। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशो, तो हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा बेटा, थ्योरम तो आपका एरिया थ्योरम लग रहा है, पर एरिया थ्योरम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी सिमिलर हैं, तो पी आर क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशो। और यहाँ क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, ऊपर पी आर क्यू लिखा है, नीचे बी सी ए लिखा है, और ऊपर साइड उल्टी दी है। साइड आपको पी सी अपॉन क्यू आर गिवन था 1:4, और यहाँ उन्होंने ट्राइंगल के नाम उल्टे कर दिए हैं। तो आप भी क्या करोगे, इसको 4/1 का होल स्क्वायर लिखोगे। दिस विल बी 4/1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 16:1 या 16:1। हाँ, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर 1/4 है, तो बी सी अपॉन क्यू आर इन ट्राइंगल पी आर क्यू बी सी ए, तो 4:1 का होल स्क्वायर होगा, 1:4 का नहीं होगा। हाँ, 1/16 नहीं आएगा आंसर, 16/1 आएगा। यहाँ मिसप्रिंट है, ये 1/16 नहीं आएगा, ये 16, ये सिर्फ 16 नहीं लिखते एक्चुअली, यू शुड ऑलवेज राइट 16:1। यदि कुछ नहीं है तो फिर हमें यही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के आंसर तो नहीं अप्लाई हो रहे। हाँ, और यदि उल्टा लिखा होता बी सी ए अपॉन पी आर क्यू, तो आंसर 1/16 आता। ये बड़ी छोटी सी बात है, पर घूम जाते हैं इसमें बच्चे और गड़बड़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड बी सी 4 है, ई एफ 5 है, एरिया दिया एक ट्राइंगल का और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ पूछा है, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। बी सी 4 है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ है, ई एफ 5 है, और एरिया ऑफ ए बी सी गिवन है। तो आपको क्या पता है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर बाय एरिया थ्योरम। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन है 80, तो इसकी जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 80। एरिया ऑफ डी ई एफ इज़ टू बी कैलकुलेटेड, बी सी इज़ 4, ई एफ इज़ 5, और यहाँ पर क्या आएगा, होल स्क्वायर। तो ये हो गया 80/x इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 5 80, और ये उधर गया मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू आएगी 25 5 दैट इज़ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, if the ratio of perimeter of two similar triangle is 4:25, then the ratio of area, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जो रिलेशन सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स में होल्ड होता है, वही रिलेशन उनके पेरीमीटर्स में भी होल्ड होता है, वही रिलेशन उनके एल्टीट्यूड पे भी अप्लाई होता है और उनके मीडियंस पे भी अप्लाई होता है। तो ये बड़े सिंपल सी बातें थी, आपको एक कंसेप्ट याद है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, पर साइड का रेशियो और पेरीमीटर का रेशियो सेम होता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, पेरीमीटर का रेशियो 4/25 है, तो एरिया का रेशियो 4/25 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 625, तो 16:625 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, उल्टा दी होती साइड तो 625/16 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर सच दैट एंगल ए 45 है, ए बी सी एंगल ए 45 है, एंगल ई 56 है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ए बी सी एंड डी ई एफ सिमिलर है, तो ए के ऊपर कौन सी साइड आ रही है, डी, बी पर क्या आ रही है, ई, और सी पर क्या आ रही है, एफ। तो यदि हमें एंगल ई 56 दिया है तो सी पी एस टी से एंगल बी भी 56 होगा, और हमसे पूछा क्या है, एंगल सी, तो ये एंगल पूछा है, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो 45 और 56 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ 6 + 5 11, 5 5 10, 101,
180 माइनस 101 इज 79 डिग्री। आंसर इज 79 डिग्री। ये भी मेरे ख्याल से मैं टेस्ट में आपको दे चुकी हूँ पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल है एंड डी आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो ये ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल है, डी मिड पॉइंट है ए बी का एंड ई मिड पॉइंट है ए सी का। इक्विलेटरल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये मिड पॉइंट भी इक्वल जगह पर ही आएंगे। और हमको बोला है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई। इनके ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की साइड के रेशो का, एरिया का रेशो पूछा है। तो आपको पता है कि यदि मिड पॉइंट्स हैं तो ये क्या हो गई, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन इसके पैरेलल एंड इसके हाफ के इक्वल होगी। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आएगा कि डी ई पैरेलल है बी सी के एंड डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये 9th में हमने पढ़ा था और इस साल हमने ट्राइंगल्स में 6.2 में उसको प्रूफ किया था, 6.3 में। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमारा डी ई एंड बी सी पैरेलल है, डी ई हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है। ये वाली साइड इसका हाफ है, ये वाली साइड इसका हाफ है, ये इसका हाफ है। तो ये ट्राइंगल भी क्या बन गया, दिस इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी सारी साइड मान लो 6 6 6 थी, तो इसकी सारी साइड क्या हो गई 3 3 3, है ना। यदि x है तो x/2 x/2, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और लाइन पैरेलल थी। तो हमें पता है कि ये ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी क्या हो गए, सिमिलर। अब सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, इनकी साइड के रेशो के इक्वल। साइड आप कोई सी भी ले लो, डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर लिख दो। तो डी ई हमको पता है हाफ ऑफ बी सी है, तो डी ई अपॉन बी सी क्या हो गया 1/2। तो ये एरिया क्या होगा, हाफ का स्क्वायर मतलब 1:4। तो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया ए बी सी से 1/4 है, मतलब इसका एरिया यदि 3 है तो इसका एरिया 12 होगा। 3 4 12, तो रेशो क्या आया 1:4। और रेशो, अच्छा रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई पूछा है, सॉरी ध्यान से पढ़ना, ए बी सी एंड ए डी ई पूछा है तो आंसर 4:1 आएगा। ऊपर बड़ा ट्राइंगल है, नीचे छोटा है, उल्टा कर दोगे तो रेशो उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ के टिक करना, नहीं तो बिना बात में करेक्ट कैलकुलेशन के बाद भी नंबर कट जाएंगे। तो आंसर ए बी सी टू ए डी ई है तो 4:1, उल्टा होता तो 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी 90 डिग्री है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, देन कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। हाँ, आपको क्या बोला, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और ये भी क्या है राइट एंगल। तो आपका ये पाइथागोरस वाला कंसेप्ट, मतलब पाइथागोरस का प्रूफ वाला कंसेप्ट कि ये ट्राइंगल जो बने ये आपस में सिमिलर होंगे और पूरे ट्राइंगल से भी सिमिलर होंगे। तो हमें क्या निकालना है, बी डी इंटू सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर होता है क्या। मैंने आपको ये पहले भी कराया था एनसीईआरटी में भी, और मैंने आपको बोला था ये चीज़ याद रखिएगा। फिर डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होता है। हम यदि इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये वाले छोटे छोटे ट्राइंगल को आपस में सिमिलर करेंगे और उसकी CPST लगाएंगे तो AD² की वैल्यू BD इंटू CD के इक्वल आती है। ये आपको याद रखना है, AD² इक्वल टू BD इंटू CD। पर ये आप इस तरह से नहीं याद रख सकते क्योंकि ट्राइंगल की नेमिंग चेंज हो जाती है बेटा। यदि ये ट्राइंगल PQR है, Q राइट एंगल है, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया M, तो अब आपको क्या याद रखना है, स्क्वायर किसका होगा, इस जो 90 डिग्री से हमने परपेंडिकुलर डाला उसका ही स्क्वायर आएगा, दैट इज़ QM²। और ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट्स जो इसने साइड के ऊपर जिस पे ड्रॉप हुआ उसके जो तो पार्ट्स किए उनके प्रोडक्ट के। तो दिस विल बी इक्वल टू PM इंटू MR, या आप MP और MR भी लिख सकते हो। हाँ, यदि हमारी यही वाले क्वेश्चन में ये यहाँ से जा रहा होता, ये एंगल 90 होता और यहाँ से परपेंडिकुलर डालता और इसको सपोज आपने बोल दिया N, तो उस केस में क्या आता, PN² इक्वल टू QN इंटू RN, ऐसे लिखते QN इंटू RN।
अब वो क्यू एन को एन क्यू लिख दो, आर एन को एन आर लिख दो, वो तो आप कर सकते हो। तो आपको कंसेप्ट याद रखना है। हाँ, इस कंसेप्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि हमारा ट्राइंगल है और 90 डिग्री है और 90 डिग्री वाली साइड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इस साइड का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है राइट एंगल से, उसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ट्राइंगल का नाम जो भी हो, हाँ, जैसे मैंने इसको बोल दिया एक्स वाई जेड और इसको बोल दिया पी, तो अब कंडीशन क्या आएगी, एक्स पी स्क्वायर या पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पी मल्टीप्लाइड बाय जेड पी या पी वाई पी जेड। बात तो वही है, वाई पी वाई या जेड पी जेड पी। ठीक, तो ये प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि इसका प्रोडक्ट इसके स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये कहाँ से आता है, CPST की कंडीशन। ट्राइंगल्स को हमको पता है ये वाला ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, ये ट्राइंगल भी बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे तो हमारी कंडीशन आ जाएगी। तो ये बात बिल्कुल याद रख लो। और यदि ये जो प्रूफ देखना है तो पहले आपके पास सारी क्लासेस पढ़िए, यू कैन गो एंड वॉच द प्रूफ। तो इसका आंसर क्या आएगा अब यहाँ पर, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD या DC। तो BD इंटू CD BC स्क्वायर नहीं है, BD इंटू CD AD स्क्वायर ये है, AB इंटू AC BC स्क्वायर भी नहीं है, AB इंटू AC AD स्क्वायर भी नहीं है, सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 8 AB पैरेलल है ED के। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, हमको क्या गिवन है, AB एंड ED आर पैरेलल, देन ट्राइंगल ABC एंड DEC आर। तो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा। डबल ए लग जाएगा या ट्रिपल ए लग जाएगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ऑप्शन क्या दिए देखो, सिमिलर, बोथ आइसोस्लेस। आइसोस्लेस करने के लिए भी आपके पास कोई कंडीशन नहीं है। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशो इक्वल होता है, साइड्स इक्वल नहीं होती है। फिर तीसरा है कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंसी का तो क्राइटेरिया नहीं लगेगा क्योंकि साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता। और है नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी नहीं होगा। हमें पता है यदि पैरेलल लाइन आ गई, ट्राइंगल में पैरेलल लाइन्स आ गई तो दो एंगल सीधे इक्वल हो जाते हैं, है ना। दो एंगल इक्वल हुए तो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 9 ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ABC एंड DEF सिमिलर है। अब बोला AB 3 टाइम्स DE के इक्वल है, इसकी वैल्यू इसका थ्राइज है, AB इज 3 टाइम्स DE, और एरिया ऑफ ABC 144 है और एरिया ऑफ DEF कैलकुलेट करना है। तो देखो सिंपली ABC एंड DEF आर सिमिलर, तो आपको ये तो पता है कि साइड्स वही दी होती है जिनका रेशो लेना है। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल होगा, AB अपॉन DE के होल स्क्वायर के इक्वल। और देखो ये आपको जो AB इक्वल टू 3DE दिया है, इस चीज को हम इधर ले आए तो AB अपॉन DE की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो AB अपॉन DE स्क्वायर की जगह डायरेक्टली 3 स्क्वायर मतलब 9, पर एरिया ऑफ ABC क्या गिवन है 144, तो 144 अपॉन DEF इक्वल टू 9 होगा एरिया ऑफ DEF। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ DEF उधर जाएगा, 9 इधर आएगा, तो एरिया ऑफ DEF इक्वल टू क्या हो गया 144 डिवाइडेड बाय 9। 144 12 का स्क्वायर है, 12 इज 3 4 था, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया 16। तो एरिया ऑफ DEF क्या आएगा 16, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ AB इक्वल टू BC इक्वल टू A यूनिट्स एंड AC इक्वल टू √2A यूनिट्स बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, देन द मेजर ऑफ एंगल ABC। यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं दिक्कत जाएगी नहीं। AB BC दोनों A है और AC गिवन है √2A, तो आपको पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। हाँ, डायगोनल राइट एंगल्ड आइसोस्लेस ट्राइंगल में
हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 इंटू साइड आती है। या यदि मैं इस शेप को ऐसे ही कंप्लीट कर दूँ, दिस विल बी इन स्क्वायर की डायगोनल भी क्या होती है √2 इंटू साइड। स्क्वायर की डायगोनल और राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस दोनों की वैल्यू क्या होती है √2 इंटू साइड। तो यदि ये √2 इंटू साइड है, ये ए है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या होगा 100% 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQRK। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 81 एंड PQR का एरिया 169 है, AC गिवन है, PR पूछी है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे ABC का एरिया अपॉन PQR का एरिया इक्वल टू ABC की साइड दैट इज 7.2 अपॉन PQR की साइड कौन सी होगी PR, पर इधर क्या आएगा स्क्वायर। तो हम स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 81 क्या बन गया 9, 169 क्या बन गया 13 इक्वल टू 7.2 अपॉन PR। तो PR की वैल्यू क्या हो गई 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 9, 9 8 जा 72, तो ये आ गया 0.8, 13 8 जा 104, तो 104 डेसिमल एक प्लेस छोड़ के, तो PR की वैल्यू क्या आ गई 10.4 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट है गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ABC एंड DEF सिमिलर है। ABC का एरिया 121 है, DEF का एरिया 196 है। तो अब देखो क्या है बेटा, आपको पता है कि आपको जब भी ट्राइंगल्स के एरिया गिवन है और साइड कैलकुलेट करनी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 121 अपॉन 196 लिखेंगे तो हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लें, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 11, 196 किसका स्क्वायर है 14 का, इक्वल टू मैंने ऊपर ये लिखा है तो ऊपर इसी की साइड आएगी दैट इज 13.2 डिवाइडेड बाय DF को हमने मान लिया x। अब ये 11 इंटू 12 होता है 132, तो 11 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1.2 इंटू 14, 16.8। तो हमारी लेंथ ऑफ DF क्या आएगी 16.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 60 एंड 24। दोनों का पेरीमीटर क्या है 60 एंड 24। और आपको क्या पता है जो रिलेशन साइड्स में होल्ड होता है सिमिलर ट्राइंगल्स की, जैसे वो प्रोपोर्शनल होते हैं वैसे पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होता है, रेशियो सेम आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर 60 एंड 24। इफ AB इज 16, ABC की साइड ऊपर है तो PQ नीचे आ जाएगी, बस कैलकुलेट कर लो। तो ये तो 12 से कैंसिल होता है, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, तो PQ इक्वल टू क्या हो गया 16 इंटू 2 32 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको थोड़ा सा टर्मिनेटिंग वाला कंसेप्ट लगा ले, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे और एक डेसिमल शिफ्ट कर दे, तो 32 2 जा 64, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हुआ, तो आंसर क्या आ गया 6.4, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर इज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर 10, ट्राइंगल AEC एंड CBD आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। AEC ये वाला और CBD दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली दोनों क्या हो गए सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, और ये आपका राइट ट्राइंगल है, AB 3 है और BC 4 है, तो ये क्या आएगी 5 पाइथागोरस से। आपको साइड पता चल गई इसकी 5 है इसकी 4 है, तो एरिया ऑफ AEC अपॉन एरिया ऑफ BDC क्या हो गया 5/4 का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल सिमिलर हुए डबल ए से ट्रिपल ए से, क्योंकि ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री टू इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये ट्राइंगल ट्रिपल ए से सिमिलर हो गए। साइड भी लग सकता था, पर उसके लिए हमें साइड्स का रेशियो निकालना पड़ता है कि हर एक का रेशियो 5/4, ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो ऑल्सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब हम क्या कर देंगे, ये
ट्राइंगल सिमिलर है, ये 3 थी ये 4 थी, पाइथागोरस से निकालने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है तो अपन ने डायरेक्ट 5 लिख दिया। तो अब इसकी साइड का स्क्वायर अपॉन इसकी साइड का स्क्वायर, ऊपर ये है तो 5 ऊपर 4 नीचे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो रेशो क्या आ गया 25:16, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला मिसप्रिंट है, ये वाला अभी हम छोड़ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 12 पी क्यू पैरेलल है बी सी के, इफ पी क्यू अपॉन बी सी 2/5 है, तो हमसे पूछा है ए पी अपॉन पी बी, इसमें हमें पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और पी क्यू और बी सी का रेशो ये 2 है ये 5 है, और हमसे पूछा है ए पी अपॉन पी बी। हमसे रिलेशन ए पी और पी बी में पूछा है, ए पी और पी बी इन दोनों में रिलेशन पूछा है, और ये 2 है और ये 5 है। तो आपको क्या पता है, लाइन पैरेलल है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, मतलब ट्राइंगल ए पी क्यू विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो जो रिलेशन पी क्यू अपॉन बी सी में होल्ड होता है वो ए पी अपॉन ए बी में होल्ड होगा। तो इनका रिलेशन 2/5 है, तो इनका रिलेशन भी 2/5 होगा, ये 2 पार्ट होगा ये 5 पार्ट होगा। तो हमें यदि ये निकालना है, हमें सिर्फ ये पी क्यू निकालना है, तो ये इतना 2 है ये फुल 5 है, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, ये क्या आएगा 3। तो ये डायरेक्ट बिना कुछ लिखे, मुझे तो समझाना है इसलिए लिख रही हूँ मैं, आप डायरेक्टली कर सकते थे, ये 2/5 है तो ये भी 2/5 होगा, तो ये क्या हो गया 2/3। यदि ये 3/4 होता तो ये 3:1 हो जाता है ना। ये डायरेक्टली माइनस करके आप लिख सकते हैं, फिर रिमेंबर द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33, इन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। ट्राइंगल ए बी सी आइसोस्लेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, ये दोनों साइड इक्वल है। तो आपका ये एनसीईआरटी में आपने प्रूफ किया है, आपका पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पर ए सी और बी सी इक्वल हैं तो 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी जगह आप बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर नज़र आ रहा है तो ये करेक्ट है, अदरवाइज ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर नहीं हो सकता, बी सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर इक्वल नहीं हो सकते, ए सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि वन ऑफ देम इज इक्वल साइड एंड अदर इज हाइपोटेनियस। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ए सी की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा बी सी लिखा हो सकता था कि ए सी एंड बी सी आर इक्वल साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ई डी एफ, ट्राइंगल ए बी सी, एक्चुअली तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ई डी एफ में और ट्राइंगल ई डी एफ में हमको क्या बोला कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी सी अपॉन एफ डी के। तो सिमिलर कब होंगे, जब कौन सा एंगल इक्वल हो, तो आपको कॉरस्पॉन्डेंस चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या देखें, यहाँ ए बी है यहाँ बी सी है, दोनों में क्या कॉमन है बी, तो इन दोनों में बी कॉमन है, और डिनोमिनेटर में डी ई और एफ डी है तो दोनों में क्या कॉमन है डी, मतलब एंगल बी किसके कॉरस्पॉन्डेंस पे जाएगा डी के, तो बी पर क्या आएगा डी। अब आपका ए बी था और यहाँ डी ई था, तो ए पर क्या आ रहा है ई, ए के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा हो गया ई, और यहाँ क्या बचेगा एफ। और अब हमें साइड क्या दी थी ए बी अपॉन डी ई एंड बी सी अपॉन डी एफ, ये रिलेशन गिवन है, तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल बी यदि डी के इक्वल होगा तो एस एस लगेगी, तो बी एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी, तभी हमारी एस एस अप्लाई होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। फिर हमें क्या बोल रहा है कि एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर 9/4 है, और ए बी की वैल्यू 18 है, तो आपको पी क्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दैट इज AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। पर हमें क्या गिवन है, ABC और PQR का रेशियो गिवन है 9/4, तो हम क्या लिखेंगे 9/4 इक्वल टू AB है 18 और PQ है x और यहाँ स्क्वायर है। तो टू रिमूव स्क्वायर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो बेटा 9/4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 3/2 इक्वल टू 18/x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 6 × 18 6 2 × 12। तो हमारी उसकी साइड क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑप्शन डी, है ना। तो इसका आंसर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर। कल और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, और आपके जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप करो, और आपके पास पुरानी सारी क्लासेस NCERT के जो सॉल्यूशंस थे वो अवेलेबल हैं, तो आप उनमें देख करके सारे सॉल्यूशन को फिर से देख सकते हो, ताकि कहीं भी कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। ठीक है, दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हो गया, पर जो ऑफलाइन बैच में अभी हमने टेस्ट दिया था एंड आई चेक द आंसर शीट, ये पता चल रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, कि आप लोगों को चीज़ें क्लिक नहीं करती क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूलों की प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री का करने का तरीका यही है कि आपको, मैंने फर्स्ट डे कहा था, सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। यदि हमें एंगल्स की वैल्यू नहीं याद है, यदि हमें फॉर्मूले याद नहीं है, हमें आइडेंटिटी याद नहीं है, तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते क्वेश्चंस में, है ना। और यदि आपको अभी भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लग रहा है ना, इफ़ यू आर फाइंडिंग कि आइडेंटिटी वाला पोर्शन तो मेरे से होता ही नहीं है, तो एक आसान सी सलाह है आपके लिए, NCERT के क्वेश्चंस करो, जो मैंने कराए उतने करो, और यदि आपसे वो भी नहीं हो रहे तो लीव दैट पोर्शन, उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर लो, है ना। ट्रिग्नो का जितना वेटेज है, कोई सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी से नहीं आएंगे, है ना, आपके कुछ रेशो पे भी आएंगे, कुछ एंगल्स पे भी आएंगे। तो यदि वो 5 मार्क्स का है तो पूरे 5 मार्क्स आपके नहीं जाते हैं, यू विल अचीव सम मार्क्स। पर यदि आप ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा टाइम लगाया आपने कि हम तो भैया इसके पीछे पड़ जाएंगे, है ना, होता है जनरली, हम पीछे लगते ही हैं, तभी होता भी है। बट यदि आप, अब आपके पास अभी तो है ऐसे टाइम, बट आप एक काम करें कि आप पहले बाकी सारे चैप्टर्स, आपका रियल नंबर, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, और क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, ट्राइंगल्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये सारे चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, उसमें फुल मार्क्स की स्केल पे पहुंच जाओ कि उसमें एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, देन गो फॉर आइडेंटिटी, जो मैंने कराया उतना कर लेना, हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर पहले ऐसा कभी भी मत करो कि किसी एक चीज़ के पीछे हम बहुत पड़ गए हाथ धो करके और बाकी हमने अवॉइड कर दी, प्रोबेबिलिटी में नंबर कट गए तो कोई मतलब नहीं आइडेंटिटीज़ की प्रैक्टिस करने का, है ना। वी शुड मस्ट प्रैक्टिस, जो इजी चैप्टर है ना उनको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, आपको उनकी भी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हो अधिकतर क्या होता है, मैथ्स के पीछे बच्चे लगे रहते हैं कि मैथ्स मैथ्स मैथ्स, है ना। मुझे पता है हर साल क्या होता है, सबको मैथ्स टफ लगता है या सबको मैथ्स में ऐसा लगता है, प्रैक्टिस करनी भी पड़ती है, दैट्स अ फैक्ट कि यू नीड टू वर्क, डू मोर प्रैक्टिस इन मैथ्स। तो क्या होता है कि हम बाकी जो इजी टॉपिक्स हैं, हिंदी है हम उसको अवॉइड कर देते हैं, या फ्रेंच है या इंग्लिश है, जो इजी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें लगता है तो हम पढ़ लेते हैं, हमें हो जाता है। तो यदि हम उसमें इम्प्रूव कर दें, उसमें परसेंटेज बढ़ा लें, तो भी तो हमारा रिजल्ट इम्प्रूव हो रहा है ना। हम एक सब्जेक्ट के पीछे लगते हैं, हमको सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। जिनमें हम आसानी से नंबर ला सकते हैं उनको भी हम थोड़ा और पढ़ लें तो हम उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाएंगे। उसमें आपको 90 मतलब 30 से 40 में जाने के लिए उतने एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है ना। ये बात समझते हो। तो हमेशा इजी सब्जेक्ट्स को भी फोकस करो, इजी टॉपिक्स को भी फोकस करो, सेम इन एवरी सब्जेक्ट। साइंस में भी जो टॉपिक इजी आपको आ गए पर उनको प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो भूल जाते हैं और उनमें भी नंबर कट जाते हैं। तो मैथ्स में भी यही करना है, ईजी है प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम बहुत ईजी है, बट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। जो क्वेश्चन टफ लगते हैं उनको स्टार मार्क करके अलग रखो, एक अलग कॉपी में नोट करो, ताकि जब आपको टाइम मिले आप एक बार उन सब क्वेश्चन से गो थ्रू करते रहो, तो आपके दिमाग में रहेंगे, ताज़ा रहेंगे, तो याद रहेंगे। नहीं तो बहुत दिन बाद देखोगे कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बाद में ये चैप्टर करूँगा, तो दिमाग से निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो खूब पढ़ाई करो, खूब अच्छे नंबर लाओ। थैंक यू।